सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या हालचाल आपके, कैसे हैं सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फाइनेंस के वन ऑफ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजंस का कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें कैपिटल जो रेज करना है, किस प्रपोर्शन में रेज करना है, कैसे रेज करना है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। हमने सबकी कॉस्ट पढ़ी थी कि हमें ये सारी चीज़ें कैसे रेज करनी है, इसमें क्या हमारा कॉस्ट आएगा। आज हम देखेंगे कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, हमें किस कैपिटल के प्रपोर्शन में वो रेज करना है, कितना कितना रेज करना है कि मेरा कैपिटल कॉस्ट एकदम ऑप्टिमम आए, मैं इन्वेस्टर्स को बढ़िया से खुश कर पाऊँ एंड मेरा अच्छा खासा रिटर्न अर्निंग्स बना पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपने ओवरव्यू। आप देख लेना एक बार। सबसे पहला है आपका मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सिंपल। आप जो WACC पढ़ते थे उसमें आपके जो वेट्स थे 20% इक्विटी, 40% डेट, 50% डिबेंचर्स, 30% रिजर्व सरप्लस, वो था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने उस परसेंटेज में, उस रेशियो में आपका कैपिटल बना रखा है। दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। सो अब हमें यहाँ देखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। डन। अब कैपिटल हमें स्ट्रक्चर करते वक्त क्या चीज़ें माइंड में रखनी है? कंट्रोल। हमने एक्सेस इक्विटी इशू कर दिया, हमने डेट इशू ही नहीं किया, ये मालूम पड़ा हम इक्विटी इशू करते गए, वहाँ से शेयर होल्डर्स शेयर्स लेते गए, हमारा पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला गया। नेक्स्ट है हमें रिस्क ध्यान देना है। रिस्क हमें ऐसे ध्यान देना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर इस वे में डिज़ाइन होना चाहिए कि हम हमारे EMIs या हमारे जो रीपेमेंट्स है वो टाइमली कर पाए। ये ना हो कि हम पे रीपेमेंट का रिस्क आके खड़ा हो जाए कि यार हम रीपे कैसे करेंगे। अगला है कॉस्ट। हमें कॉस्ट तो ओवरऑल कैपिटल WACC जो बोलते हैं, इसको हम यहाँ बोलेंगे KO। हमने KD देखा था, हमने KP देखा था, हमने KE देखा था, हमने KR देखा था। इन सब का जो WACC होता है उसे कहा जाता है KO। KO इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो हमें KO को मिनिमाइज करना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हमें मिनिमाइज करना है। वो हम कैसे करेंगे वो हम यहाँ सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक यहाँ पे आएगा वैल्यूएशंस का पार्ट। वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ फर्म। ये हम चैप्टर के लेटर पार्ट में करेंगे जब मैं आपको सम्स कराऊंगा। उसके साथ साथ आपको फॉर्मूलाज भी समझाते रहूँगा, याद आपको डेफिनेटली हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। एक बार आप देख लेना। कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज। हमें कैपिटल जो स्ट्रक्चर करना है किस तरह से करना है, हमें कैपिटल स्ट्रक्चर की रेलेवेंट थियरीज दी है। जैसे आया NI अप्रोच, NOI अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच पहले कैसे किया करते थे? MM अप्रोच, मॉडिगिलानी मिलर अप्रोच। इसे कहा जाता है विथ टैक्स एंड विदाउट टैक्स। ये विदाउट टैक्स एंड विथ टैक्स MM अप्रोच। बेसिकली दो ही अप्रोच है। पहला है NI और NOI, दूसरा है MM अप्रोच। अब ये देखो, जो NI अप्रोच है और NOI अप्रोच है बहुत हद तक सिमिलर है। MM अप्रोच में आपको दो चीज़ें दी हुई है, विथ एंड विदाउट टैक्स। सिंपल। चलो अपन सीखेंगे क्या करके, आपको मैं समझाऊंगा, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा आपको। सो पहले हम हमारे सम की तरफ चलते हैं। आपको मैं फॉर्मूला पहले समझा नहीं रहा हूँ, आपको सम के साथ बताऊंगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जब प्रैक्टिकल हाथ में नंबर्स होंगे ना तो वैल्यूएशन गिनना आपको समझ में आएगा। वैल्यूएशन इज नॉट समथिंग मैं आपको थियोरेटिकली बता दूं कि ये KE डिवाइड करो, G ऐड करो, ये करो, वो करो। वैल्यूएशन इज नॉट लाइक दैट। जब आपके हाथ में एक्चुअल नंबर्स आएंगे कि यस ये प्रॉफिट पे ये वैल्यू है, ये प्रॉफिट पे ये वैल्यू है, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूलाज हमारे सेम लगेंगे, जो हम आजकल लगाते आए हैं वही फॉर्मूलाज है, एक भी फॉर्मूला न्यू नहीं है, सेम फॉर्मूलाज है। चलो क्या बोला है हमें? रूपाज EBIT इज 5 लाख रुपीज, कंपनी हैज 10% to 20 लाख डिबेंचर्स, द इक्विटी कैपिटलाइजेशन इज 16%। सो हमें KD दिया है 10% का, हमें KE दिया है 16% का। हमारे पास EBIT है 5 लाख का। कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म। हम क्या लिखा है? हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड KO। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैसे निकालते हैं? चलो एक बार पहले EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करो, कितना आता है?
20 लाख डिबेंचर्स का 10% आएगा 2 लाख रुपीज़। यहाँ पे अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा 3 लाख रुपीज़। अब क्योंकि आपको टैक्स रेट दिया नहीं है तो आप माइनस टैक्स को ज़ीरो जाने दो। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है आपका 3 लाख रुपीज़। अब आपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दिया हुआ है के ई 16%। आपने के ई की फॉर्मूला क्या पढ़ी है? के ई की फॉर्मूला इज डी अपॉन पी। ओके, सो डी इज व्हाट? डिविडेंड। क्या आपको बोला है कि आपने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है? नहीं। सो इसको आप डिविडेंड की जगह पे अर्निंग्स ले सकते हो। अर्निंग्स, डिविडेंड इज व्हाट? मैंने जो कमाया उसमें से मैंने कितना चुकाया। सो मैं अगर मैं कितना चुकाया लूंगा, सो चुकाया से मेरी वैल्यू कैसे निकलेगी? मेरी वैल्यू ऑफ फर्म, जस्ट थॉट करो, मैं कितना डिविडेंड पे कर रहा हूँ उससे वैल्यू नहीं आ सकती। मैं कितना कमा रहा हूँ, मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ, उससे मेरी वैल्यूएशन निकलती है। सो आप यहाँ पे डी की जगह ई ले सकते हो, अर्निंग्स अपॉन प्राइस। प्राइस मतलब प्राइस बोल दो या टोटल कैपिटल बोल दो। सो के ई इक्वल्स टू अर्निंग्स अपॉन प्राइस। अब के कितना है आपका? 0.16। अर्निंग्स है आपकी 3 लाख। प्राइस या वैल्यू, वैल्यू ऑफ इक्विटी और प्राइस कुछ भी बोल सकते हो इसको आप। सो प्राइस या वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा आपका 3 लाख डिवाइड बाई 16% विच इज इक्वल्स टू 18,75,000। 18,75,000 ये आपका आया वैल्यू ऑफ इक्विटी। डन, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका आया। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है? हमारी एक पूरी कंपनी है, उसमें उसकी वैल्यू क्या है? हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्लस वैल्यू ऑफ डेट, ये आएगी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म। हम जनरल क्वेश्चंस में प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को सेम मानेंगे। सो इस क्वेश्चन में देखो हमारा वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आया? 18.75 लाख, 18,75,000 प्लस क्या हमारे पास प्रेफरेंस कुछ है? ना। सो डेट, डेट है हमारे पास, यस डेट है, 20 लाख का डेट है, डेट इज 20 लाख। सो ये टोटल करोगे आप, सो आएगा 38,75,000। ये आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ योर फर्म। सो पहला अपना सॉल्व हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया एंड वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। ये पहला, ये दूसरा, डन। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप ये देखोगे इट इज नथिंग बट WACC, लिख लो WACC इज इक्वल्स टू KO। चलो WACC निकालना आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे से आता होगा, आई गेस अपने लास्ट चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, फटाफट निकाल लो WACC कैसे निकालेंगे। सो WACC इज, आप ये देखो कि आपका टोटल आप कितना चुका रहे हो। दो तरीके, चलो फर्स्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपके पास इक्विटी का वैल्यू है 18.75 प्लस 20, 38.75, इसका वेट निकालो। 18.75 डिवाइड बाई 38.75, दिस इज 48.38% एंड दिस इज 51.62%, दिस इज इक्वल्स टू 100%। दूसरा, यहाँ पे आपको वेट के बाद आएगा कॉस्ट। इक्विटी और डेट का कॉस्ट क्या है? डेट का हमारा कॉस्ट आता है 10% एंड इक्विटी का कॉस्ट है 16%। सो 48.38 इंटू 16% आएगा 7.7408। नेक्स्ट है 10 इंटू 51.62%, ये आएगा 5.162। इसको एड ऑन करोगे 7.7408, ये आएगा 12.90% WACC और KO। इसको निकालने का एक और तरीका, ये हमारा था बेसिक तरीका, हम लास्ट चैप्टर में करते आए थे। चलो एक तरीका इसको निकालने का बताता हूँ। और हमने क्या देखा, WACC क्या होता है? कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? जो हम चुकाते हैं, जो हम चुकाते हैं। अब हम इक्विटी को तो जो चुकाते हैं उससे आएगी इक्विटी की कॉस्ट, हम जो डिबेंचर्स को चुकाएंगे उससे आएगी डिबेंचर्स की कॉस्ट, एंड दूसरा हम जो प्रेफरेंस को चुकाएंगे उससे आएगी प्रेफरेंस की कॉस्ट। अब यहाँ देखो, मुझे दिखाना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैं ओवरऑल में कितना पैसा चुका रहा हूँ। सो मेरा EBIT है 5 लाख का, जिसमें से मैं 2 लाख चुका रहा हूँ डिबेंचर्स वाले को या डेट वाले को, एंड 3 लाख चुका रहा हूँ इक्विटी वाले को।
ठीक है। तो एट द एंड मैं 5 लाख पूरा चुका रहा हूँ, यस। सो मैंने 5 लाख पूरा चुकाया अपॉन मेरी कितने पे चुकाया, कितना कैपिटल है, 38,75,000। वही करते थे अपन, डी अपॉन पी, डिविडेंड चुकाया कितनी प्राइस पे चुकाया, वही करते थे। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट चुकाया अपॉन एनपी, कितनी प्राइस पे चुकाया। सो मैंने यहाँ सेम लिया, ओवरऑल कितना चुकाया मैंने, 5 लाख चुकाया, बट कितना मैंने कैपिटल रेज किया हुआ है, किस वैल्यू पे चुकाया, वो आया मेरा 38.75। सो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 38.75 लैक्स, ये आ जाएगा 12.90%। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है ट्रेडिशनल अप्रोच। आई गेस ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया अगर मुझे कमेंट में लिखना, मैं वापस समझा दूंगा आपको, या फिर रिवाइंड कर लेना, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। चलो नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है वो समझते हैं आगे। आई गेस सम्स करो, बहुत मजा आएगा। ये हमारा सम हुआ, इजी कैटेगरी में डालना इसको आप, बहुत इजी। ओवरऑल कितना चुकाया अपॉन ओवरऑल क्या कैपिटल है, उसके बेस पे मैंने पूरा निकाला है। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 2। इंदिरा लिमिटेड हैज एन EBIT ऑफ 1 लाख रुपीज। कंपनी मेक्स यूज ऑफ बोथ द डेट and equity capital, okay. Firm has 10% debentures of 5 lakh rupees. The firm's equity rate is 15%. You are required to compute the total value of firm. सेम टू सेम तरह से करना है अपने को। सबसे पहले लिखोगे आप EBIT कितना है मेरा, 1 लाख रुपीज़ का, माइनस करूँगा मैं इंटरेस्ट, माइनस करोगे इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट है आपका, 5 लाख पे 10% विच इज़ 50,000। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, सॉरी अर्निंग्स बिफोर टैक्स बच गया आपके पास 50,000। क्या आपको टैक्स कहीं दिया हुआ है, नो। सो दिस इज सेम एज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। डन। पूछा क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही पूछा है जो लास्ट सम में पूछा गया था। तो सबसे पहले निकालेंगे हम इक्विटी की वैल्यू। सो मैंने 50,000 रुपये इक्विटी को चुकाए, और किस वैल्यू पे चुकाए वो नहीं है मेरे पास। सो मैंने किस रेट पे चुका है वो बताओ, 15% पे, 15% पे। सो यहाँ 50,000 डिवाइड बाई 15% आएगा 3,33,333 रुपीज़। डन। ये आया मेरा वैल्यू ऑफ इक्विटी, प्लस वैल्यू ऑफ डेट क्या है मेरे पास, 5 लाख, यहाँ आएगा 8,33,333 रुपीज़। ये आएगा मेरा वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म आपका आ गया, यस। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ, मैंने टोटल कितना चुकाया, 1 लाख में से 50,000 चुकाया डेट वाले को इंटरेस्ट, एंड 50,000 चुकाया इक्विटी वाले को। सो मैंने टोटल 1 लाख रुपीज़ पे किया, एंड 8,33,333 पे किया। सो 1 लाख डिवाइड बाई 83333, ये आ जाएगा 12% का आपका, 12% का कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल KO। ये आया 12% का। इन्होंने अलग तरीका किया है, आप वो भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए कर लेना। इसको डालोगे आप इजी कैटेगरी में, इसको वापस नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको नीचे लिख के दिया है कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू, डेट प्लस इक्विटी। मतलब आपको दिया है 11% डेट है, 13% इक्विटी है, बट मेरा डेट इसमें 0% है। सो आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा ये मेरा डेट कितने परसेंट है, डेट इक्विटी के साथ आपको काम करना है। अगर मेरा डेट 0% है, मैं यहाँ पे एक और टेबल बना देता हूँ। चलो, सो यहाँ आएगा KO इन परसेंटेज। अगर मेरा इसकी वर्किंग अपन यहाँ करेंगे, वर्किंग्स, डेट यहाँ 0 है, सो इसका कोई काम नहीं बनता। सो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल इक्विटी का है, 13% मेरा फर्स्ट का आंसर आ गया। डन। अगला है मेरा
11% ऑफ डेट का रेट है, 13% इक्विटी का रेट है, मेरा 10% डेट है। आपको WACC निकालना है, WACC कर सकते हो क्या? इक्विटी, दिस इज डेट का रेट, सो 11% इंटू 11 इंटू 0.1 प्लस 13 इंटू 0.9, ये आपको वेट्स दिए है, वेट, ये आपको वेट दिया है, वेट ऑफ डेट। अगर 10% डेट है सो 0.9 आपका इक्विटी होगा, सिंपल। 20% डेट है तो 0.8 आपका इक्विटी होगा, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 ये आपका इक्विटी का वेट हुआ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है डेट के परसेंटेज को डेट के रेट से, इक्विटी के परसेंटेज को इक्विटी के रेट से। फटाफट वीडियो पॉज करो और आपका फटाफट सब नंबर गिनो, तब तो मैं भी गिन लेता हूँ। 11 इंटू 0.1, 13 इंटू 0.9, यह आएगा 12.80, 12.80। समझ में आ रहा है एक एक करके? नेक्स्ट है 11.6 इंटू 0.2, 14 इंटू 0.8, 11.6 इंटू 0.2। यहाँ पे आप m प्लस का इस्तेमाल करें, बहुत मजा आएगा आपको। कैसे करोगे? 11.6 इंटू आपको दिया है 0.2, m प्लस प्रेस कर दो, कुछ मत करो, 14% करो, इंटू 0.8 करो, m प्लस प्रेस करो, कुछ मत करो, MRC प्रेस करो, यहाँ आएगा 13.52। चलो नेक्स्ट है आपका 12% एंड 15%। 12% पे आपको दिया हुआ है 30%, तो 12 इंटू 0.3, m प्लस प्रेस करो, 15 इंटू 0.7, m प्लस प्रेस करो, MRC प्रेस करो, यहाँ आएगा आपका 14.10। ऐसे करके सारे फटाफट निकाल लो। अब यहाँ आपको 0.5 एंड 0.5 दिया हुआ है, 15 एंड 18 दोनों आधा आधा है, सो 15 का आधा 7.5, 18 का आधा 9, 7.5 प्लस 9 यहाँ आ जाएगा 16.50। लास्ट वाला है 18 का 60%, 20 का 40%, 18 इंटू 0.6, 20 इंटू 0.4, MRC आएगा 18.80। सो आपने ये जो भी वर्किंग किया, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है, क्या लिखा है? डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। सो कौन सा बेस्ट है? मेरे हिसाब से 12.8 वाला बेस्ट है। यहाँ पे आएगा लोएस्ट कॉस्ट। सो आई वुड लाइक टू ऑलवेज रेज 10% डेट एंड रेस्ट 90% इक्विटी। मेरा कॉस्ट इस केस में लोएस्ट होगा, मुझे यही पे काम करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो ऑफ माई इक्विटी एंड डेट का मिक्स। चलो इसको इक्वल टिक करो, मीडियम कैटेगरी में जाने दो, हालांकि बहुत इजी है, मीडियम में डालना नहीं चाहिए पर अपन डाल रहे हैं। चलो देखो सेम तरह से आपको गिन के दिया हुआ है। सेकंड नंबर 2 ऑप्शन हैज़ द लोएस्ट WACC वैक, जिसको बोले WACC KO, वो आपका लोएस्ट है यहाँ पे। ओके चलो बढ़ते आगे नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 सॉल्व किया, नंबर 4 की तरफ। अब आ गए अपन NOI अप्रोच। इसमें डिफरेंसेस क्या है आपको समझ में आएगा, एकदम सिमिलर चीज़ें है। सो अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम इज 5 लाख रुपीज़, EBIT आपका है 5 लाख रुपीज़ का। द फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेट इज 10%। करंटली फर्म एम्प्लॉयज 15 लाख ऑफ डेट, 15 लाख का 10% आएगा 1.5 लाख, 150 यहाँ से आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट के लिए। सो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा 3,50,000। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। सो KO आपको दिया हुआ है 15%। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्म। देखो क्या करना है, हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, टोटल वैल्यू निकालनी है। तो हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, सो हमने टोटल कितना चुकाया, 5 में से 1.5 लाख चुकाया डेट वाले को एंड 3.5 लाख चुकाया इक्विटी वाले को। टोटल मैंने चुकाया 5 लाख रुपीज़ मैंने कॉस्ट इनकर किया। कितने परसेंट पे इनकर किया मैंने? 15% पे इनकर किया। यहाँ आ जाएगा
33,333 रुपीज़ का ये आया वैल्यू ऑफ फर्म। क्योंकि मैंने ओवरऑल कॉस्ट लिया है तो ओवरऑल फर्म की वैल्यू आएगी। कैपिटल का कॉस्ट लूंगा, स्पेसिफिक इक्विटी लूंगा तो इक्विटी की कॉस्ट आएगी, एंड डिबेंचर की कॉस्ट लूंगा तो डिबेंचर की वैल्यू आएगी। अब वैल्यू ऑफ फर्म आया, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फर्म है आपकी 33,333। वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको नहीं दिया हुआ है, वो आपको निकालना है। वैल्यू ऑफ इक्विटी देखो आपको निकालना है। टोटल वैल्यू आपकी आ गई, वैल्यू ऑफ फर्म फर्स्ट का आंसर आपका डन हुआ, यहाँ लिख दो 3333 नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। डेट की वैल्यू आपको दी है 15 लाख ऑफ डेट, 15 lakhs ऑफ डेट। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी आ जाएगी 18,33,333 आपकी आई वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी है? क्या कितना चुकाया वो है? यस, इक्विटी को मैंने चुकाया 3.5 लाख, नथिंग बट 3.5 लाख डिवाइड बाई 18,33,333, ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कितना आता है? 350 डिवाइड बाई 18,33,333, 19.09% आपका आएगा। ये रहा वैल्यू ऑफ इक्विटी। बहुत इजी क्वेश्चन, डालो इसको इजी कैटेगरी में, बढ़ो आगे नेक्स्ट की तरफ। मैं समझा रहा हूँ वैसे समझते जाओ, बहुत इजी, मजा आएगा। इसमें हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू अर्निंग्स अपॉन वैल्यू। यहाँ अपन क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड अपॉन प्राइस। डिविडेंड मतलब कितना इन्वेस्टर ने कमाया, मैंने यहाँ देख रहा हूँ अर्निंग्स कितना कंपनी ने कमाया या कितना इन्वेस्टर्स को चुकाया, वन एंड द सेम थिंग। अगला है प्राइस। प्राइस बोलो या वैल्यू बोलो, प्राइस ऑफ पर शेयर या वैल्यू ऑफ कंपनी, क्या डिफरेंस है? इनटू एन करना है, सेम डिविडेंड इनटू एन करोगे सो आपका आएगा अर्निंग्स, एंड प्राइस को इनटू एन करोगे तो आपका आएगा वैल्यू। इफ आपने डिविडेंड 100% चुकाया है सो यहाँ पे एन करोगे, इक्विटी का अर्निंग का वैल्यू आ जाएगा। सेम अपन कुछ नहीं कर रहे, के डी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन एन पी। इंटरेस्ट की जगह पे, एन पी की जगह पे आपको लेना है वैल्यू ऑफ डेट। आप इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, आपका फॉर्मूला बन गया। चलो फटाफट नेक्स्ट पे बनते हैं। 15 नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। दोनों का काम एकदम सेम है, बस कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग है। अल्फा लिमिटेड हैज़ 50% डेट, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो अल्फा एंड बीटा, ए एंड बी से इसको डिनोट करते हैं। इक्विटी और डेट कितना है, यहाँ पे 50-50 है। वाइल बीटा हैज़ 20% डेट, बीटा में 20% डेट है, 80% इक्विटी है। ओके चलो, सो यहाँ मेरा क्वेश्चन सॉर्ट हो गया, मेरे को पता है मेरे पास क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब मुझे कॉस्ट देखनी है। ऑल परसेंटेजेस इन मार्केट वैल्यू टर्म्स में है, द बोरोविंग रेट फॉर बोथ कंपनीज इज 8% एंड नो टैक्स वर्ल्ड। अभी टैक्स की कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं आई है, आगे जाके आ जाएगी, समझ जाओगे, ईजी है। सो यहाँ पे मुझे बोथ केस में कॉस्ट ऑफ डेट है 8% एंड कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट। कैपिटल मार्केट्स आर अज्यूम टू बी परफेक्ट। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, पहले अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड डिटरमाइन योर रिटर्न इफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 360 एंड ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट इज 18%। अगर आपके पास 2% कंपनी के शेयर्स है सो आपका रिटर्न कितना हुआ। स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेशंस। सबसे पहले आएंगे अपन वैल्यूएशन पार्ट पे, कंपनी की वैल्यू क्या है। अगर हमारे पास 2% शेयर्स है सो कंपनी का जितना भी रिटर्न होता है उसका 2% अपना होगा, करेक्ट। सो वैल्यूएशन आपको दिया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ इज 18%। सो मैं ओवरऑल कितना चुकाऊंगा, मेरा EBIT जो होगा मैं उतना चुकाऊंगा। हाउ मच इज माई EBIT? EBIT है मेरा 3,60,000।
सो वैल्यूएशन आएगा 3,60,000 डिवाइड बाई 18%, ये आएगी मेरी वैल्यू ऑफ फर्म 360 डिवाइड बाई 18%, 20 लाख रुपीज़, ये आया मेरा वैल्यू ऑफ फर्म। अब मैं बोलूँ इस फर्म में से मेरे पास, मैंने बताया ए में 50% डेट है, 50% इक्विटी है, सो 10 लाख का डेट है, 10 लाख का इक्विटी है। अब मैं देखूं कि मेरा अगर 2% शेयर होल्डिंग है तो मेरा रिटर्न क्या होगा। सबसे पहले आओ EBIT आपका है 360 माइनस आप करोगे सबसे पहले इंटरेस्ट जो आपने इस डेट पे चुकाया होगा, कितना आपका डेट का रेट है, केडी आपका 8 है, सो 10 लाख इंटू 8% आएगा 80,000 का, 80,000 यहाँ से माइनस कर दो, सो 360 माइनस 80 बचता है 2,80,000, ये आया मेरा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, नो टैक्स वर्ड लिखा है, सो यही मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स होगा। अब 280 का 2% मुझे मिल जाएगा, क्योंकि 2% शेयर होल्डिंग मेरे पास है तो 2% मुझे मिलेगा। 280 का 2% रुपीज़ 5600 मुझे मिलेगा। सो आपको इसका आंसर आएगा 5600 रुपीज़। अगला बोला है कैलकुलेट द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी अल्फा, मतलब इक्विटी अल्फा ने ना दे के भी कितना रिटर्न दिया कि ये इम्प्लाइड है कि इतना रिटर्न दे दिया। सो टोटल इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा बच रहा है, इक्विटी वालों के लिए बच रहा है 2,80,000, 2,80,000 डिवाइड बाई 10 लाख, यह आपका आएगा 28%। सो इसका आंसर लिखोगे 28%, आप बस टैली कर लोगे 560028, यस हमने सही गिना है। नंबर 2 क्या बोलता है, कैलकुलेट सेम थिंग्स फॉर बीटा। सो पहला बोला है आपको इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा। सो सबसे पहले बीटा की हमने कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। बीटा की कंपनी की वैल्यूएशन कैसी, EBIT आपने कितना कमाया, अज्यूम करोगे आपने EBIT सेम कमाया, EBIT आपने 360 सेम कमाया, ओवरऑल कैपिटल 18%, सो कंपनी की वैल्यू आएगी 20 लाख, इसमें से आपको डेट एंड इक्विटी का प्रपोर्शन कितना, सो इक्विटी 80%, डेट है 20%, सो यहाँ 4 लाख का मेरा डेट होगा एंड 16 लाख का मेरा इक्विटी होगा, करेक्ट। अब ये देखो कि मैंने EBIT कितना है मेरा 360 माइनस इंटरेस्ट, कितना पे करूंगा मैं, मेरा इंटरेस्ट मैं पे करूंगा 4 लाख रुपीज़ पे 8% के हिसाब से 32,000, 4 8 जा 32, सो 360 माइनस 32,000, यहाँ आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 3,28,000 का। अब ये 328 मैंने चुकाया इक्विटी वालों को किस वैल्यू पे, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको ढूंढना है, इम्प्लाइड रिटर्न ऑन इक्विटी ये आएगा 3,28,000 डिवाइड बाई 16 लाख, दिस इज 20.5%, 20.50%, चेक कर लो 20.50%, ओके वी आर करेक्ट, हमने सही गिना है। अगला एनालाइज वाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ अल्फा लिमिटेड। अब ये है कि इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न जो है अल्फा लिमिटेड का कितना था 28% एंड बीटा का है 20.5%। सो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि दोनों के कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस है। अल्फा लिमिटेड के पास इक्विटी कम है, डेट ज़्यादा है, बीटा लिमिटेड के पास इक्विटी ज़्यादा है, डेट कम है। सो क्योंकि अल्फा लिमिटेड के पास डेट ज़्यादा है, उसका इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी का भी ज़्यादा आएगा। कैसे समझते हैं, इसमें यह केस है कि जितना हमने डेट यूज़ करेंगे ज़्यादा, फॉर एग्जांपल हमने अल्फा ने 50% डेट एंड 50% इक्विटी इशू किया है, सो हमारे पास डेट वालों को देने के बाद जो पैसा बच जाता है वो हम इक्विटी को देते हैं। सेम केस में बीटा ने जो है 80% इक्विटी इशू की, 20% डेट लिया है, सो हमारे पास इक्विटी को चुकाने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, इसमें यहाँ चुकाने के लिए कम पैसा बचेगा। सो मैं जितना ज़्यादा डेट लूँगा
उतना मेरा इक्विटी का वैल्यूएशन कम होता जाएगा एंड मेरा कॉस्ट इक्विटी का बढ़ता जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे इक्विटी 50% लिया है, डेट 50% लिया है, सो मेरा इक्विटी का वैल्यूएशन कम है। इक्विटी का वैल्यूएशन कम हुआ तो मेरा इक्विटी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। मेरे को कॉस्ट यहाँ इक्विटी का बढ़ गया, दिस इज KE। वैसे मैंने यहाँ पे डेट कम किया, इक्विटी बढ़ाया, सो मेरा इक्विटी का वैल्यूएशन बढ़ गया, सो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपने आप कम हो गया। अंडरस्टूड? इजी गोइंग। चलो बढ़ते, इसको आप डाल सकते हो मीडियम कैटेगरी में, हार्ड नहीं है ये, हार्ड आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच। सो MM अप्रोच जो मोडिग्लियानी मिलर जी थे वो क्या बोलते हैं, उनके दो अप्रोच थे, विदाउट टैक्स, विद टैक्स। सबसे पहले MM अप्रोच के अंदर कुछ प्रिजम्पशंस है, कुछ अजम्पशंस है, क्या है वो देखते हैं। पहला ये बोला गया है कि दे आर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल एंड देर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मतलब जैसे आज के टाइम में होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी NSE, BSE, NSDL, CDSL की साइट्स पे सब मिल जाती है, कंपनी की वेबसाइट पे आपको सब जाके मिल जाएगा, कौन शेयर होल्डर्स है, क्या एनुअल रिपोर्ट है, क्या प्रॉफिट रहा। सो आपके पास इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है एंड आपका कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, आपके पास कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, आप लो बेचो, आपके पास कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है। दूसरा क्या है, ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल। इन्वेस्टर्स को समझ है मार्केट की, कैसे ऑपरेट करना है, कब बाई करना, कब सेल करना, क्या एनालाइज करना, वो उनको सारी समझ है इन्वेस्टर्स को। नेक्स्ट है, फर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस। फर्म्स को हम रिस्क क्लास के हिसाब से ग्रुप कर सकते हैं, A क्लास, B क्लास, C क्लास। A क्लास मतलब नो रिस्क, B क्लास मतलब मीडियम रिस्क एंड C क्लास मतलब हाई रिस्क। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस, हमने जो भी सम्स करे हमने देखा वहां लिखा था नो टैक्स वर्ल्ड, अज्यूमिंग नो टैक्स, सो हम नो टैक्स वर्ल्ड या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेस हम देखा जाएगा कि ये नहीं होते हैं। चलो अब इसमें क्या होता है, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म, अनलेवर्ड फर्म आपको निकालनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं लेवर्ड फर्म का मतलब क्या होता है। लेवर्ड फर्म LEVERED, लेवर्ड का मतलब होता है यूजिंग डेट along with equity एंड अनलेवर्ड फर्म का मतलब क्या होता है, यूजिंग ओनली इक्विटी एंड नो डेट। लेवर्ड फर्म क्या होता है, लेवर्ड फर्म वो होता है जो लेवरेज लेती है। लेवरेज क्या बोलते हैं, लेवरेज ये होता है कि आप कोई चीज़ सस्ते में उठा के इसको महंगे में बेच दो। लेवरेज मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपये है, एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास 100 रुपये है, एक चीज़ है उसकी कीमत है 10 रुपये की, आप क्या करोगे, उसको 10 बार खरीदोगे और बेचोगे। आपने 100 रुपये की चीज़ में 10 रुपये की चीज़ खरीदी एंड बेची, खरीदी बेची, सो आप एक बार में 10 चीज़ खरीद पाओगे, ठीक है। अब आप इसको मान लो बेचते हो 110 में, आपने परचेज किया 100 में, आपने सेल किया 110 में, आपका प्रॉफिट हुआ 10 पर पीस। अब अगर आपके पास 100 रुपये है टोटल, आपके पास 10,000 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, तो आप कितना कर पाओगे, आप 100 इंटू 10 में बाई करोगे, 100 इंटू 110 में सेल, 100 इंटू 100, इसको वैसे करो, अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप 100 इंटू 10 बाई करोगे, 110 इंटू 10 सेल करोगे एंड आप प्रॉफिट कमाओगे 10 रुपीज़ का 10 रुपीज़ पे। सो आपने प्रॉफिट कमाया। अब मैं बोलूं अगर आपको लेवरेज लेना है, अगर आपको लेवरेज लेना है, आपको मार्केट से पैसा मिलता है, मार्केट से आपको रुपीज़ मिलता है फॉर एग्जांपल 5% इंटरेस्ट रेट पे, आप क्या करोगे, मार्केट से 1000 रुपये का लोन लोगे। अब आपके पास हो गए 2000 रुपये, 1000 आपके पास पहले से थे, 1000 आपने लोन लिए, आपने इस बार 20 खरीदा 20 बेचा, आपने 100 रुपये का 20 खरीदा 20 बेचा, आपने इस बार 200 रुपये कमाए। इस 200 रुपये में से आपने कितना इंटरेस्ट चुकाया, आपने 1000 के जो लोन था उसके ऊपर 5% मतलब 50 रुपये आपने इसमें से इंटरेस्ट चुकाया।
एंड आपने 150 कमाए, क्या आपने एडिशनल पैसा लेके एडिशनल काम किया, पैसा कमाए? सो दिस इज कॉल्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ लेवरेज। अगर आपका इंटरेस्ट रेट हाई है, आपका यहाँ पे देखो मार्जिन कितना है, आपका मार्जिन है 10% का एंड आपका कॉस्ट है 5% का। सो मतलब आपको नेट बेनिफिट मिला 5% का। अगर आपका यहाँ मार्जिन 5% का हो एंड कॉस्ट 5% की हो, तो क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा? नो, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ आपको लेवरेज नहीं लेना चाहिए। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा है और मार्जिन कम है, सो आपको लेवरेज का बेनिफिट नहीं, आपको उसका लेवरेज का नेगेटिव इफेक्ट आएगा। आप लेवरेज लोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक्चुअल एग्जिस्टिंग से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। सो ये होता है लेवरेज। लीवर डेट यूज करना, लेवरेज यूज करना, सिंपल। सो अब हम देखेंगे दो तरह की फॉर्म होती है, लिवर्ड फॉर्म एंड अनलिवर्ड फॉर्म। लिवर्ड फॉर्म मतलब फॉर्म यूजिंग डेट अलॉन्ग विथ इक्विटी। वो फॉर्म जो इक्विटी के साथ डेट भी यूज करती है, उसे कहा जाता है लिवर्ड फॉर्म। जो फॉर्म ओनली यूजिंग इक्विटी एंड नो डेट, डेट नहीं यूज करती है, उसे कहा जाता है अनलिवर्ड फॉर्म। सो अनलिवर्ड फॉर्म का मतलब वो फॉर्म जो डेट नहीं यूज करती है, ओनली इक्विटी यूज करती है। इसको हम डिवाइड करेंगे एल एन यू एल से। एल मतलब लिवर्ड फॉर्म, यू एल मतलब अनलिवर्ड फॉर्म। चलो आगे बढ़ते। इसका शॉर्टकमिंग क्या है वो देखो। शॉर्टकमिंग इसका ये है, आर्बिट्राज प्रोसेस will fail to work because of imperfection in capital market, existence of transaction cost and presence of corporate income taxes। अगर टैक्सेस हो, सो बेसिकली एमएम अप्रोच क्या बताता है? एमएम अप्रोच, मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच फोकस करता है आर्बिट्राज पे। आर्बिट्राज क्या होता है आपको पता है? शायद पता हो ना पता हो। आर्बिट्राज क्या होता है? कोई चीज एक दुकान में 10 रुपए की मिल रही है, एक दुकान में 8 रुपए की मिल रही है। सो आप कहाँ से लोगे? आप 8 वाली से लोगे। आप गए दूसरे दुकान पे, आप बोलते हो भैया ये 10 की चीज़ तो 8 में मिल रही है, तो वो बोलता है 8 में तो मैं खरीदता हूँ, आप मुझे ला के दे दो। सो आप क्या करते हो? फर्स्ट दुकान पे जाते हो, उसको बोलते हो मुझे 7.5 में दे, आप 7.5 में वहाँ से खरीदते हो एंड आप 8 में दुकान वाले को बेच देते हो। सो ये आपने आर्बिट्राज किया। फॉर एग्जाम्पल एक पेन जो है ए दुकान में, आर्बिट्राज क्या होता है? एक पेन जो है वो ए शॉप में 100 रुपीज़ की मिल रही है सेलिंग प्राइस, बी शॉप में 90 रुपीज़ की मिल रही है। अब क्या होता है? आप इस दुकान वाले के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे ये पेन 90 में दे, तो ये आपको नहीं देगा। आप बोलोगे यार बाजू वाला तो दे रहा है 90 में, तो बोलेगा उससे ले लो, मुझे 95 में दे दो। सो आप इससे 90 में लोगे एंड इसको 95 में दे दोगे। सो ये आपका आर्बिट्राज हुआ। अब आर्बिट्राज कैसे काम करता है? फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ दो स्टॉक स्टॉक जहाँ पे ट्रेड होते हैं, एनएससी बीएससी, अपने यहाँ दो हाउसेज है, एनएससी और बीएससी। सो एनएससी जो है वहाँ पे भी कंपनी लिस्ट होती है एंड बीएससी जो है वहाँ भी कंपनी लिस्ट होती है। सो अगर एनएससी पे कोई शेयर 100 का मिल रहा है एंड वो शेयर बीएससी पे 99 का मिल रहा है, सो आप क्या करोगे? बीएससी से परचेज करोगे, एनएससी पे सेल करोगे, बीएससी से परचेज करोगे, एनएससी पे सेल करोगे। सो आप ऐसे कितनी बार प्रॉफिट कमा सकते हो, आपको वो चेक करना, बस कितना लेवरेज है। एंड आप जितनी बार भी पैसा घुमाते हो, क्या कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट लगता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिराइव करनी पड़ती है ना? सो ये होता है आर्बिट्राज प्रोसेस। आर्बिट्राज प्रोसेस का सिंपल 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 थंब रूल है, बाई चीपर सेल हायर। सिंपल, ये कोई बहुत बड़ा रूल नहीं है, बहुत सिंपल है। सस्ती चीज़ को आप खरीदोगे, महंगी चीज़ को आप बेचोगे। एंड सेम थिंग्स, ये देखना, सेम थिंग्स। आप बोलोगे पेन सस्ती है खरीद लो, मोबाइल महंगा है बेच दो ना। एक ही मोबाइल एक दुकान पे 1 लाख का मिल रहा है, एक दुकान पे 98 का मिल रहा है, आप 98 वाले से खरीद के 99 में बेच दो। सिंपल, ये होता है आर्बिट्राज। महंगी चीज़ को बेचो, सस्ती चीज़ को खरीदो। जब सम्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कैसे सम्स होते हैं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, देर आर 2 कंपनीज एन एंड एम लिमिटेड हैविंग सेम EBIT। सो एन एंड एम है, इसका EBIT सेम है ऑफ 20,000। EBIT है
20,000 का। M इज अ लिवर्ड कंपनी, M जो है वो लिवर्ड कंपनी है, N जो है वो अनलिवर्ड कंपनी है। मतलब M जो है वो डेट यूज करती है, M जो है वो डेट नहीं, N जो है वो डेट नहीं यूज करती। अब क्या बोला गया है, M having debt of 1 lakh at 7% of interest, the cost of equity is 10% and M limited की है 11.5%. Compute how arbitrage process will work. So EBIT मैं यहाँ पे लिखता हूँ, EBIT मेरा सेम है फॉर M एंड फॉर N। डन। चलो माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट सबसे पहले, EBIT माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कितना, क्या अनलिवर्ड फॉर्म में डेट होता है, नो, सो नो इंटरेस्ट। अब लिवर्ड फॉर्म में डेट होता है, यस। 1 लाख रुपीज़ का 7% पे 7,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, माइनस ये आ गया आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स यहाँ सेम रहता है, क्योंकि आपको बोला गया है कि नो टैक्स वर्ल्ड, यहाँ लिख लो नो टैक्स वर्ल्ड। तो यहाँ पे आया 20,000 एंड यहाँ पे आया 13,000, ये आया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ N इज 10%, के ई N का है 10%, N का है 10%, M का है 11.5%। क्या आप इस डेटा को इकट्ठा करके वैल्यू ऑफ फर्म निकाल सकते हो? क्या आप इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हो? यस, हमें पता है दिस डिवाइडेड बाय दिस। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आएगा हमारे यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा 2 लाख रुपीज़ का, एंड यहाँ पे आएगा 130 डिवाइड बाई 11.5%, यहाँ आएगा 113,043। ये आया वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, यहाँ पे नो डेट, यहाँ पे आपका डेट है 1 लाख रुपीज़ का। सो वैल्यू ऑफ फर्म आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 लाख का, एंड यहाँ पे 2,13,043 का। चलो आपको दिखाना है कंप्यूट हाउ आर्बिट्राज प्रोसेस विल बी कैरिड ऑन। इसका रूल क्या है, सेल हायर बाई चीपर। सो कौन सा हायर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, सो सेल। अब इसमें आपको लिख के नहीं दिया हुआ कि आपके पास कितना शेयर्स है। सपोजिंगली आप सोचो, यू यहाँ पर लिख लो नीचे, अज्यूम या सपोज you own 10% of M लिमिटेड। ठीक है, अगर आपके पास M लिमिटेड का 10% शेयर है, सो आप 10% शेयर बेच दोगे। चलो सबसे पहले करो, सेल 10% ऑफ M लिमिटेड। सो मेरे पास इक्विटी कितना है, 113,043, उसका आएगा 10%। सो मैं करूँगा 113,043 का 10% मैंने बेच दिया, 113,004, ये मैंने भाई इतना पैसा आ गया। प्लस आपको लेवरेज लेने के लिए हमेशा बोरो करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको लेवरेज लेना है, आपके पास 1000 थे, आपने 1000 और बोरो किए थे, सो आपको लेवरेज लेने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। सो बोरो 10%, इसमें आपका 10% का होल्डिंग अगर होता तो आप कितना करते, 10,000। सो 21,304 आपके पास है, इसको आप इन्वेस्ट करो। 21,304 है, इसको आप इन्वेस्ट करोगे, कितना करोगे, 20,000। क्यों आपको इन्वेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ 10% ऑफ अनलेवर्ड। यहाँ पे भी आपका 10% ही है, यहाँ पे भी आपका 10% ही होगा। सो आपने यहाँ का 10% जितना भी था, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ का 10% जो भी था वो बेच के आपने इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर। सो आपके पास यहाँ बोला गया है यू ओन का मतलब सिर्फ आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, डेट नहीं है। अगर डेट आप लेते हो तो आप कंपनी की ओनरशिप नहीं मिलती है आपको, डेट इज अ डेट,
लोन। सो आपको ओन बोला गया है तो सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल। सो आपने क्या किया, 10% इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास इसका था, आपने वो बेच दिया, आपने इसका डेट जो 10% था उतना पैसा उधार लिया, अब आपके पास टोटल कैश हो गया है 21,304 रुपए का। इसमें आपने इन्वेस्ट किया 20,000, सो फ्री कैश बच गया 1304 का। सो पहला एडवांटेज ये रहा, आपने इन्वेस्ट करके भी 1304 का फ्री कैश बचा लिया। अब आपको इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, आपको इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, देखो आपके अंदर इसमें आपको रिटर्न मिलेगा कितना, 10% का कॉस्ट है इस कंपनी का। सो आपको 20,000 का 10% आपको 2,000 का रिटर्न मिलेगा, जिसमें से आप 700 का इंटरेस्ट चुका दोगे। क्यों, आपने 1 लाख का बोरो 1 लाख का 10% एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रहा आपने बोरो किया है। सो आपको इंटरेस्ट पेमेंट आएगा 700 रुपये का। समझो, आराम से समझो, और एग्जांपल्स दूंगा आपको, अच्छे अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे हाथ में आ गया 1300 रुपये का नेट इनकम। सो आपने पुरानी कंपनी में कितना कमाया, आपने पुरानी कंपनी में कमाया था, आपने पुरानी कंपनी में कितना कमाया था, आपने पुरानी कंपनी में आपको 10% आपका होल्डिंग, सपोज यू ओन 10%, सो आपको 13,000 का 10%, यहाँ लिखो ओल्ड रिटर्न कितना था आपका, 13,000 का 10% 1,300 रुपये। आपका न्यू रिटर्न कितना है, 1,300 रुपये। रिटर्न्स आर सेम, यहाँ लिखो रिटर्न्स आर सेम बट वी हैव फ्री कैश ऑफ ₹1304। सो अगर हम इसको भी इन्वेस्ट करेंगे, सो वी विल मेक मोर मनी ऑफ फ्रॉम दिस, मेक मोर मनी फ्रॉम दिस। सो अपना आर्बिट्राज का बेसिकली मीनिंग या सोल्यूशन या एंड रिजल्ट क्या है, कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके मैक्सिमम रिटर्न निकाल ले। सो अगर मैं बोलूँ मैंने ये पैसे से कहीं और इन्वेस्ट किए होते तो मुझे और रिटर्न मिलता, सो इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लूँगा, या फिर मैंने इतना पैसा कम इन्वेस्ट किया बट मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल गया। अग्रीड, इसको आप डालोगे मीडियम कैटेगरी में। नहीं समझ में आया, एक बार रिवाइंड करना, वापस देखना, या फिर नेक्स्ट सम चलो, सेम क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, वापस करते सॉल्व, समझ में आ जाएगा। नंबर 7 क्या बोलता है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ गए अपन फटाफट। सबसे पहले आपको क्या बोला है, लेवर्ड कंपनी है, अनलेवर्ड कंपनी है, अपन LCA न्यू LC करेंगे। टू कंपनी हैविंग सेम बिजनेस रिस्क, को बताया हुआ है कि कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट, सेम बिजनेस रिस्क है आपके पास। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, EBIT 30,000, KE इज 12.5%। सबसे पहले अपन आते हैं वैल्यूएशन पार्ट पे। वैल्यूएशन पार्ट क्या बोलता है आपको, सबसे पहले लेवर्ड कंपनी एंड अनलेवर्ड कंपनी, EBIT कितना है आपका 30,000, दोनों में EBIT सेम आएगा, सेम रिस्क क्लास माइनस इंटरेस्ट। ओके, क्या लेवर्ड फर्म कुछ इंटरेस्ट देगी, यस, लेवर्ड फर्म यूजेस डेट, अनलेवर्ड फर्म इंटरेस्ट नहीं देगी, वो डेट नहीं यूज करती है। सो लेवर्ड फर्म जो है वो डेट यूज करती है 1 लाख का एट 10%। सो यहाँ पे 1 लाख का 10% आएगा 10,000, यहाँ आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, क्योंकि नो टैक्स वर्ल्ड, बार बार नहीं बोलूँगा, नो टैक्स वर्ल्ड, 20,000 रुपये आपके पास आए, यहाँ आए 30,000 रुपये। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है आपको, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12.5% का, दोनों का कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम है। सो आपको कितना रिटर्न मिला, 20,000 डिवाइड बाई 12.5%। इसकी वैल्यू ऑफ कंपनी नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी रादर, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ लेवर्ड कंपनी, ये आई 1,60,000, 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, ये आएगी 2,40,000, प्लस
वैल्यू ऑफ डेट, यहाँ पे नो डेट, यहाँ पे डेट है, डेट कितना है 1 लाख का। सो वैल्यू ऑफ फर्म और वैल्यू ऑफ कंपनी यहाँ पे आएगी 2,60,000 की एंड यहाँ 2,40,000 की। चलो हमको पता है सेल, हायर, बाई चीपर या इन्वेस्ट इन चीपर। सो एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स ऑफ लिवर्ड कंपनी। हमारे पास लिवर्ड कंपनी के 15% शेयर्स है। 15% शेयर्स है मतलब कंपनी का 15% स्टेक हम ओन करते हैं। सो कंपनी का 15% जो भी जो डिविडेंड देते हैं वो हमें मिलेगा, जो अर्निंग्स है उसकी 15% हमें मिलेगी। सो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं ओल्ड रिटर्न, यहाँ लिखना ओल्ड रिटर्न कितना है 20,000 का इक्विटी को देना है, इसका 15% मुझे मिलेगा। 20,000 इंटू 15% दैट इज 3,000 रुपीज मुझे अभी मिल रहा है। चलो 20,000 रुपये मुझे 3,000 रुपये मुझे अभी मिल रहे हैं। अब देखो न्यू रिटर्न, न्यू रिटर्न कितना है वो हमें मालूम पड़ेगा आर्बिट्राज करने के बाद। सो हम सबसे पहले आर्बिट्राज करते हैं। यहां लिखता हूं मैं आर्बिट्राज प्रोसेस। हमारे पास है क्या 260 जो कंपनी है उसका 15% हमें सेल करना है। सो हमारे पास डेट तो होगा नहीं, सिर्फ इक्विटी होगा। सो सेल 1,60,000 का 15% दैट इज 24,000 मेरे पास कैश आ जाएगा। प्लस क्या है बोरो 15% ऑफ डेट, डेट कितना है उसका 1 लाख। सो यहाँ पे आ जाएगा 15,000, यहाँ आ जाएगा 39,000 हमारे पास कैश आ गया। बेसिकली यही होता है 260 को भी अगर आप 15% से मल्टीप्लाई करोगे, 260 इंटू 15% करोगे तो भी 39,000 आएगा, जिसको आप फिर डेट इक्विटी में बांट सकते हो। डेट एंड इक्विटी 15,000 रुपये डेट के एंड बाकी 24,000 रुपये इक्विटी के। आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सो आपने उस फर्म का जो महंगा वाला फर्म है जिसकी 260 की वैल्यू है आपने बेच दिया। अब आपको इन्वेस्ट करना है इसके 15% शेयर्स में। इन्वेस्ट इन अनलिवर्ड कंपनी, इन्वेस्ट इन अनलिवर्ड कंपनी। महंगी चीज़ बेची, सस्ती चीज़ खरीदी। कितना करेंगे, हमें रिटर्न कितना मिलेगा 39,000 के ऊपर हमें 12.5% का रिटर्न मिलेगा। 39,000 के ऊपर हमें 12.5% का रिटर्न मिलेगा। कितना मिला रिटर्न हमें 4,875 का हमें रिटर्न मिलेगा। ठीक है, सो हमें 4,875 का रिटर्न मिलेगा। हमने पूरा का पूरा जो पैसा था हमने अनलिवर्ड फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, माइनस ये आया हमारा अर्निंग्स। क्या हमें कुछ चुकाना है इंटरेस्ट? यस, हमने यहाँ पे डेट भी बोरो कर रखा है 1 लाख रुपए का 15%, 15,000। सो इंटरेस्ट हमें चुकाना पड़ेगा 15,000 का। कितना परसेंट आपको बोला यहाँ पे 10%। 10% हमें 1,500 रुपये का ब्याज चुकाना है। सो 4,875 माइनस 1,500 3,375 मेरे पास रिटर्न आया न्यू। यहाँ लिखोगे आप न्यू रिटर्न में 3,375। सो 375 इंक्रीमेंटल इनकम। समझ में आया? देखो इंक्रीमेंटल इनकम 375। अब समझ में आया आर्बिट्राज? अभी भी नहीं आया, रिवाइंड करो, वापस देखो, या फिर चलो नेक्स्ट सम की तरफ, शायद तब समझ में आ जाए। सो गाइज ये बहुत इजी तरह से मैंने समझाया है। इसको आप अब मीडियम में डालो या इजी में डाल सकते हो, कुछ नहीं है। जिस फॉर्म की वैल्यू ज़्यादा है, हायर वैल्यू है, उसको बेचो। अपने यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, जो 260 वाला था इसकी वैल्यू अपने यहाँ पे ज़्यादा थी। सो मैंने इसको बेचा एंड देन इसको मैंने कम वैल्यू वाले को मैंने परचेज किया। सिंपल, सेल, हायर, बाई, चीपर, इजी। ओल्ड रिटर्न मेरा कितना था समझ में आया आपको
इसका 15% मुझे पहले मिलता क्योंकि मेरे पास 15% होल्डिंग्स थी। अब मुझे इसका 12.5% मिलेगा क्योंकि उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना ही था। तो यहाँ मेरे पास इंक्रीमेंटल रिटर्न इतना जनरेट होके निकला। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बात याद रखना, आर्बिट्राज का एंड यूज या एंड सोल्यूशन या वो क्या करना चाहता है, पहला है या तो एडिशनल रिटर्न देगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया न्यू, हमें एडिशनल रिटर्न उसने 375 का ज़्यादा दिया, यस। और दूसरा क्या करेगा, सेम रिटर्न बट एक्सेस कैश, जो हमने इस क्वेश्चन में देखा। हमें रिटर्न तो सेम मिला, ओल्ड रिटर्न और न्यू रिटर्न सेम था, बट हमारे पास एक्सेस कैश बच गया। सो ये अगर इसमें आपको बोला गया हो कि आपको प्रपोर्शन सेम रखना है सेलिंग का और बाइंग का, अगर यहाँ लिख सकते हो आप, इफ बाइंग एंड सेलिंग proportions are same then number 2, मतलब ये वाला number 2 will happen if buying and selling proportions are डिफरेंट देन नंबर 1, यानी कि ये विल हैपन। कैसे बताता हूँ शांति से। चलो, अब इस क्वेश्चन में ये तो आपने समझा कि मेरा एडिशनल रिटर्न बना, क्यों बना, क्योंकि मेरा बाइंग और सेलिंग का प्रपोर्शंस थे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने सेल किया था 15% का, यहाँ मैंने सेल किया था 15%, पर वहाँ मैंने बाई क्या 15% का किया, उसकी वैल्यू क्या है 240। 240 इंटू 15% आता है, 240 इंटू 15% आता है 36,000। क्या मैंने 36,000 इन्वेस्ट किया? ना, मैंने इन्वेस्ट किया था 39,000। सो मेरा प्रपोर्शन डिफरेंट थे। सो मेरा नंबर 1 हुआ, इंक्रीमेंटल रिटर्न निकला। अगर मैं सेम चीज़ करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चलो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं अगर नंबर 2 चाहता हूँ, सेम रिटर्न बट एक्सेस कैश, सो मुझे बाइंग एंड सेलिंग प्रपोर्शन सेम रखने पड़ेंगे। मतलब अगर मैं इसमें 36,000 ही इन्वेस्ट करता, मैंने 39,000 किए थे ना, मैं 36,000 ही इन्वेस्ट करता, सो मेरा न्यू रिटर्न कितना निकलता, न्यू रिटर्न निकलता मेरा 36,000 इंटू 12.5%, दैट इज 4,500 मेरे को इनकम मिलती, जो मुझे 4,875 मिली यहाँ पे अर्निंग्स, माइनस जो मेरे को यहाँ पे इंटरेस्ट लगा ये वाला, वो तो मुझे लगना ही था, माइनस 1,500, मेरा रिटर्न 3,000 का सेम आया। सो मेरा एडिशनल रिटर्न निकला, एडिशनल रिटर्न सॉरी नहीं निकला, मेरा सेम रिटर्न निकला बट एक्सेस कैश बच गया। मेरे सेल किया था 39,000 का, बट बाई किया, इन्वेस्ट किया 36,000 का। सो मुझे यहाँ पे 3,000 का एक्सेस कैश बच गया। सो आर्बिट्राज में हमेशा याद रखना, अगर एडिशनल रिटर्न चाहिए आपको, सो आपको बाइंग एंड सेलिंग प्रपोर्शन डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आपको रिटर्न सेम चाहिए बट पैसा फ्री करना है, आप वहाँ से पैसा निकाल लो, फ्री कर लो, कहीं और लगा लो, आपकी मर्जी है। सो आपको नंबर 2 होगा, आपको बाइंग एंड सेलिंग प्रपोर्शन सेम रखना पड़ेगा, सो आपका एडिशनल कैश निकल जाएगा। चलो, इजी समझ में आया। आगे चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 क्या बोलता है, देयर आर 2 कंपनीज U and L लिमिटेड
हैविंग सेम NOI ऑफ 20,000। सो सबसे पहले हमको वैल्यूएशन की गेम समझनी है कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स, सो यहाँ करेंगे लिवर्ड कंपनी, लिवर्ड कंपनी, अनलिवर्ड कंपनी, EBIT, EBIT 20,000 20,000 सेम है, माइनस करोगे आप इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट दोगे आप 1 लाख पे 7%, 7,000 रुपीज़ का। क्या लेवर्ड कंपनी इंटरेस्ट देगी? यस। क्या अनलेवर्ड कंपनी इंटरेस्ट देगी? ना, ये तो लोन लेती नहीं है। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, बिकॉज नो टैक्स वर्ल्ड, ये निकल के आता है आपका 13,000 का, ये आता है 20,000 का। अब सपोजिंगली हाउ मच यू ओन आपको लिख के दिया है क्या? नहीं लिख के दिया है, तो यहाँ लिखो इफ़ यू ओन, या फिर ये सेम लाइन कॉपी कर लो, सपोज यू ओन 10% ऑफ अनलेवर्ड कंपनी। देखो यहाँ पे आपको ना क्लियर स्पष्ट शब्दों में लिख के दिया गया था कि कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स। सो आपको इंक्रीमेंटल कैश कितना निकला, इंक्रीमेंटल इनकम कितनी निकली, वो कैलकुलेट करना था। इसीलिए अपन ने नंबर 1 के थ्रू गए, एडिशनल रिटर्न। अगर हमें ये नहीं बोला होता सो हम लोग नंबर 2 पे जाते कि हम प्रपोर्शन डिफरेंट करते और एक्सेस कैश कितना फ्री कर सकते हैं हम उस पर ध्यान देते। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या कुछ भी नहीं बोला हुआ, सो हम नंबर 2 और 1 दोनों ट्राई करेंगे। चलो, सपोज यू ओन 10% ऑफ अनलिवर्ड कंपनी, या कुछ भी नहीं बोला हो, आप सिर्फ ओन करते हो 10%। सो सबसे पहले वैल्यूएशन निकालो, KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, यू लिमिटेड मतलब अनलिवर्ड कंपनी का 10%, एंड लिवर्ड कंपनी L मतलब 18%। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी 13,000 डिवाइड बाई 18%, 72,222, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। प्लस वैल्यू ऑफ डेट, इसमें नो डेट, इसमें डेट 1 लाख का, 1,72,222 वैल्यू ऑफ कंपनी, एंड यहाँ पे 2 लाख का वैल्यू आया। आर्बिट्राज, यहाँ लिखो आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मीनिंग क्या होता है बताया था, सेल हायर बाय चीपर। कौन सा हायर है? अनलेवर्ड कंपनी। सो सेल 10% ऑफ शेयर्स ऑफ अनलेवर्ड कंपनी, आपके पास 20,000 कैश आएगा, प्लस आपको इन्वेस्ट करना है इसको अनलेवर्ड कंपनी में। सो इन्वेस्ट 10% इन लेवर्ड कंपनी। सो लेवर्ड कंपनी में कितना इन्वेस्ट करोगे आप? 17,222। बट क्या आपको इन्वेस्ट कम करना पड़ा? यस। सो पहला तो निकालो, आपके पास एक्सेस कैश कितना बच गया? एक्सेस कैश बच गया 20,000 माइनस 17,222, 2,778, ये आपके पास बच गया एक्सेस कैश। समझ में आया? इजी। एक्सेस कैश बचा, मतलब अपन नंबर 2 से जाएंगे, सो अब ये देखो, आपको इन्वेस्ट करना है 10% इन लेवर्ड कंपनी। सो आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? आप बाई करोगे 10% इक्विटी ऑफ लेवर्ड कंपनी एंड बाई करोगे 10% डेट या डिवेंचर्स ऑफ लेवर्ड कंपनी। सो इसमें आपने इसका 10% इन्वेस्ट किया 7,222, इसका 10% इन्वेस्ट किया 10,000 रुपीज़, टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया, टोटल इन्वेस्टमेंट 17,222 इतना ही किया था। बाकी हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 2,778 का, हमें पता है ये बात। चलो, हमने इन्वेस्ट तो कर दिया 17,222, अब निकालो ओल्ड रिटर्न। ओल्ड रिटर्न कितना था हमारा? देखो,
हमारे पास अनलिवर्ड कंपनी का 10% था, सो हमें 20,000 का 10%, हमारा ओल्ड रिटर्न था 2,000 रुपीज़, 20,000 का 10%। ये बताओ न्यू रिटर्न कितना आएगा। न्यू रिटर्न इक्विटी की मुझे कॉस्ट दी है 18.5%, है ना, नहीं 18%। सो इक्विटी की मुझे कॉस्ट दी है 18%। सो इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलेगा मुझे, 7222 इंटू 18%, 7222 इंटू 18%, यहाँ मुझे मिला 1299, 1300 रुपये का रिटर्न। डेट से मुझे रिटर्न मिलेगा कितना परसेंट, डेट से मुझे मिलेगा रिटर्न 7%। सो 10,000 7% के हिसाब से 10,000 पे 7% आता है मेरा 700 रुपये। सो न्यू रिटर्न भी मेरा सेम रहा, 1300 और 700 2000, बट रिटर्न सेम बट एक्सेस कैश ऑफ ₹2778। अगर आपको ये ना बोला हो, आपको बोला हो कि कितना आप एडिशनल रिटर्न जनरेट करोगे, कितना आप एडिशनल रिटर्न जनरेट करोगे, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। रीज़न बीइंग आपको 10% सेल करके 10% ही इन्वेस्ट करना है। सो आप इसमें नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे 10% से ज़्यादा, क्योंकि कंपनी की वैल्यू ही 10% के हिसाब से कम आ रही है, तो आपको एक्स्ट्रा कैश हाथ में रखना ही पड़ेगा। आप एडिशनल इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं बोला होता तो आप एडिशनल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करते, आप 10% इन्वेस्ट नहीं करते, आप 20,000 इन्वेस्ट करते। अगर आप 20,000 इन्वेस्ट करते सो आप ज़्यादा रिटर्न निकाल पाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कंपनीज हैविंग सेम बिजनेस रिस्क। सेम क्वेश्चन, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, EBIT दिया है। सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूएशन वाला पार्ट। वैल्यूएशन, लिवर्ड कंपनी, अनलिवर्ड कंपनी। सो वैल्यूएशन कैसे करेंगे, EBIT कितना है आपको, 30,000 माइनस इंटरेस्ट। क्या लिवर्ड कंपनी इंटरेस्ट देगा, यस। अनलिवर्ड कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगा। कितना इंटरेस्ट देगा ये, 1 लाख का 10% इज 10,000। सो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आता है 20,000, 30,000। क्या नंबर सेम आ रहे हैं ना, नंबर्स आर डिफरेंट। चलो, सो EAT, अब KE कितना है, KE 20 एंड 12.5, 20%, 12.5% निकालो। इसका वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी 20,000 डिवाइड बाई 20%, इसका आया वैल्यू ऑफ इक्विटी 1 लाख रुपीज़। वैल्यू ऑफ डेट, इसमें डेट नहीं होगा, सो वैल्यू ऑफ डेट इसमें दिया आपको 1 लाख रुपीज़ का, ये रहा। सो वैल्यू ऑफ कंपनी आया इसमें 2 लाख रुपीज़। इजी, सिंपल, सॉर्टेड। नेक्स्ट, इसमें आता है 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, 2,40,000 रुपीज़। इसका कंपनी का वैल्यू आएगा 240। डन। सो अपने वैल्यूएशन पार्ट पे कंप्लीट वैल्यू ऑफ कंपनी हमारे पास आ गई। क्या बोला है, एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 15% शेयर्स इन अनलिवर्ड कंपनी। इसके अंदर एक इन्वेस्टर्स के पास 15% शेयर्स है। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टर्स इफ ही स्विचेस फ्रॉम होल्डिंग टू अनलिवर्ड टू लिवर्ड कंपनी। अगर वो यहाँ से अपनी होल्डिंग यहाँ स्विच करता है सो एडिशनल कितना रिटर्न मिलेगा। याद आया, एडिशनल रिटर्न मतलब एडिशनल रिटर्न चाहिए, सो मेरे को कैश एक्सेस नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। प्रपोर्शंस मेरे डिफरेंट नहीं, सेम होंगे। देखो दे नहीं, प्रपोर्शंस मेरे डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। चलो सम सॉर्ट करते हैं, क्या बोलता है यहाँ पे, आर्बिट्राज, सेल 10% ऑफ हायर वैल्यूएशन 240 मतलब 24,000 आपको सेल करना है, एंड आपको इन्वेस्ट कितना करना है, 15% है यहाँ पे,
ये नंबर चेंज हो जाएंगे। 15% ऑफ 240 इज 36,000। आपको ये इन्वेस्ट करना है इस कंपनी में, लिवर्ड कंपनी में। अब लिवर्ड कंपनी में आप 36,000 इन्वेस्ट करोगे, पूरा का पूरा इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको एडिशनल रिटर्न चाहिए। देखो, अगर एडिशनल रिटर्न चाहिए तो पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करोगे, अगर एडिशनल रिटर्न नहीं चाहिए, रिटर्न सेम चाहिए, तो पैसा कम इन्वेस्ट करो, हाथ में एक्सेस कैश बच जाएगा। डन। सो इसमें से मैं इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इन्वेस्ट इन डेट। कितना है इक्विटी डेट? 50-50 है। सो 18,000 इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, 18,000 डेट में इन्वेस्ट करूंगा। सो यहाँ पे अब मेरा रिटर्न आएगा, इस पे रिटर्न, डेट पे मेरा रिटर्न आएगा 10%, ये रहा 10%, यहाँ रिटर्न निकला 1,800 रुपये। एंड इक्विटी पे रिटर्न मेरा आएगा लिवर्ड कंपनी में 20% इंटू 20%, यहाँ पे आएगा 3,600। सो न्यू रिटर्न मेरा आया 5,400 का, माइनस क्या कुछ इंटरेस्ट चुकाना है क्या? कुछ इंटरेस्ट चुकाना है क्या? देखो देखो, नहीं, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं चुकाना, मैंने लोन नहीं लिया हुआ, नो इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट नहीं चुकाना? क्योंकि मैंने लेवर्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया था और मैंने अनलेवर्ड से पैसा विड्रॉ किया था, तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था। चलो, सो ये आया मेरा न्यू रिटर्न, या लिखो न्यू रिटर्न। इसको कंपेयर करेंगे अपन ओल्ड रिटर्न से। ओल्ड रिटर्न कैसे निकल रहा था मेरा? 15% शेयर्स ऑफ अनलेवर्ड। सो सिंपल, 30,000 का 15%, 30,000 का 15% आएगा 4,500। सो 900 की मेरी एडिशनल बोलो या इंक्रीमेंटल इनकम बोलो, देखो सेम है, 900 की इंक्रीमेंटल इनकम ड्यू टू आर्बिट्राज। इजी कैटेगरी सम। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आए तो रिवाइंड करना, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे एक मैसेज कर देना, या फिर इसके ऊपर आप एक कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको। सो नंबर 10 क्या बोलता है हमें? ब्लू लिमिटेड एन ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी इज कंसिडरिंग टू रीपर्चेज ऑफ 275 लाख इक्विटी शेयर्स। वो 275 लाख के इक्विटी शेयर्स रीपर्चेज करना चाह रहा है और उसको रिप्लेस करना चाह रहा है विथ 15% डिबेंचर्स ऑफ सेम अमाउंट। वो सेम अमाउंट के इक्विटी परचेज करेगा और डिबेंचर इशू करेगा, मतलब कुछ नहीं, कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, डेट इक्विटी का रेशियो में चेंज आएगा, सिंपल। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 1750 लाख। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी आपको दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज 1750 lakhs, ओके, with its cost of capital 20% into KE 20%। सो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 1750 इंटू 20%, 350। हमने कंपनी का अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमें पता है, EAT कितना है? 350। द कंपनीज EBIT are expected to remain constant in future years. The company has also a policy of distributing its entire earnings as dividend। मतलब ये पूरा का पूरा जो EAT है उसे शेयरहोल्डर्स को बांट दिया होगा। सो अपना EAT आ गया 350। Assuming the corporate tax of 30%, सो हमारा दिए रहा होगा 70% आफ्टर डिडक्टिंग 30%। सो टोटल अर्निंग्स बिफोर टैक्स 350 डिवाइड बाई 70%, ये आएगा 500 लैक्स। ये आएगा हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा हमारा 500 लैक्स का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज। सो क्या अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रेजेंट में डिबेंचर्स है? ना, हमारे पास डिबेंचर्स अभी नहीं है, हम डिबेंचर्स इशू करने का प्लान कर रहे हैं। सो मैं इस केस में मेरा EBT विल बी इक्वल्स टू EBIT, क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट कॉस्ट 0 है। सो EBIT और EBT सेम होगा। फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको EBIT माइनस इंटरेस्ट EBT। अगर EBIT 100 है, इंटरेस्ट 0 है, तो EBT भी 100 होगा, सेम। सो मैं यहाँ पे सेम केस ले रहा हूँ, मेरा EBT 500 लाख है, सो मेरा EBIT भी 500 लैक्स हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास कोई भी इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन नहीं है। चलो
सो EBIT मेरा 500 लैक्स आया। अब हम निकालेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आफ्टर दिस चेंज। मैं मेरे इक्विटी शेयर्स रीपरचेज कर लूंगा एंड डिबेंचर्स को इशू कर दूंगा, इसके बाद का मेरा मार्केट वैल्यू क्या होगा। सो यहाँ लिखोगे अनलिवर्ड एंड लेवर्ड। अभी मैं अनलिवर्ड पे चल रहा हूँ एंड मुझे अब लेवर्ड पे जाना है। सो अनलिवर्ड कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या तो हमारे पास था 1750। कैसे आया, इसको हम रिवर्स कैलकुलेशन लेके जाएंगे। अभी हम यहाँ से यहाँ आए हैं, अब हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। चलो, सो EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना आएगा मेरा 1750 ना 500, सॉरी, यहाँ आएगा 500, यहाँ भी आएगा 500 माइनस इंटरेस्ट। अभी मेरे पास कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं अभी अनलेवर्ड हूँ। सो अर्निंग्स बिफोर टैक्स आएगा 500 माइनस मेरा टैक्स जाएगा 30% का। सो यहाँ पे 150 माइनस करेंगे एंड यहाँ पे 70% मेरे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स बच जाएगा, विच विल कम टू 350 लैक्स। अब करेंगे सेम टू सेम कैलकुलेशन लिवर्ड फॉर्म के लिए कि अगर मैं लिवर्ड होता तो मैं क्या करता, मैं 275 लाख के इक्विटी की जगह डिबेंचर्स देता। सो मैं डेट रेज करता 275 लैक्स का एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मेरा इंटरेस्ट जाता इंटू 15% करो, 275 इंटू 15% आएगा 41.25 का मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आता। सो 41.25 मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट चुकाया, 500 माइनस 41.25 ये आ गया 458.75। सो टैक्स मेरा आ जाएगा 30%, 137.625 माइनस करूँगा यहाँ पे। सो आएगा 321.125 EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स। डन, समझ में आया। चलो, सो इसके बाद अब मुझे निकालना है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे आएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया है मुझे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 20% का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरा 20% है। सो इसको एक बार हटाओ यहाँ से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% है। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा 1750 लैक्स, जो कि हमें पता है, हम पहले से निकाल के बैठे हैं, ये रहा। अब यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इक्विटी ऑफ लेवर्ड फॉर्म में एक यहाँ पे चेंज आएगा। अब यहाँ पे चेंज ये है, यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लेवर्ड कंपनी प्लस टैक्स एडवांटेज। कैसे, एक बार लिखो। अब इसको जस्टिफाई करते हैं किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कितना टैक्स बचाया, इस 275 का मैंने डेट इशू किया, इस 275 लैक्स का मैंने डेट इशू किया, जिसकी वजह से मुझे टैक्स सेव हुआ। सो इनटू मैं करूँगा मेरा टैक्स रेट जो कि है 30% एंड यहाँ पे ये आएगा 82.50। सो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लेवर्ड कंपनी, जो कि है अपनी 1750 प्लस टैक्स एडवांटेज, ये मुझे टैक्स में सेविंग हो गया 82.50। सो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड कंपनी मेरी आएगी 1832.50। इसको इन डेप्थ में आपको समझाता हूँ कैसे आएगा कि क्योंकि मेरे पास इक्विटी नहीं है और डेट है, सो उस डेट को चुका के मैं उतना अमाउंट पीएल में क्लेम कर लूँगा। सो मेरी वैल्यूएशन पे क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, टैक्स एडवांटेज का डिफरेंस है। मेरी वैल्यूएशन में सिर्फ और सिर्फ टैक्स एडवांटेज का डिफरेंस है। इसको अपन प्रैक्टिकली समझे
सो मेरा लिवर्ड कंपनी एंड अनलिवर्ड कंपनी में वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस रहता है कि लिवर्ड कंपनी में मेरे पास इक्विटी के साथ साथ डेट भी रहता है। सो अगर मैं इस केस की बात करूं, मेरा अगर कंपनी दोनों लिवर्ड हो दोनों अनलिवर्ड हो तो मेरी वैल्यूएशन क्या रहेगी 1750। अगर दोनों कंपनी लिवर्ड है तो सेम वैल्यूएशन। तो अनलिवर्ड कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है एंड लिवर्ड कंपनी को क्या एडवांटेज है, या फिर अनलिवर्ड कंपनी को क्या एडवांटेज है एंड लिवर्ड कंपनी को क्या डिसएडवांटेज है। चलो बताता हूं। यहाँ पे आप लिवर्ड फॉर्म लिखना, मैंने यूएलसी लिखा है पर मैंने समझाया आपको लिवर्ड फॉर्म के हिसाब से ही होगा। वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी प्लस टैक्स एडवांटेज, क्योंकि अनलिवर्ड कंपनी में क्या होता है ओनली इक्विटी एंड यहाँ पे होता है इक्विटी प्लस डेट। सो इसके लिए यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ इसको टैक्स एडवांटेज भी होता है। सो आपको इजी क्लियर हो गया होगा कि लिवर्ड कंपनी में मेरे वैल्यूएशन सिर्फ इक्विटी के बेस पे आएगी, अनलिवर्ड कंपनी में वैल्यूएशन इक्विटी की ली जाएगी प्लस मैं टैक्स एडवांटेज का बेनिफिट लूंगा। सिंपल सम्स करते हैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो सम्स करते ज़्यादा से समझ में आएगा। सो आपको यहाँ क्या पूछा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, ये निकाली हमने मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी, मार्केट वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी एंड अनलिवर्ड कंपनी। अनलिवर्ड कंपनी की हमको दी हुई थी 1750 लैक्स एंड लिवर्ड कंपनी की हमने निकाली है 1832.50 लैक्स। डन। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज WACC या KO। चलो सो यहाँ पे निकालते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO। आपका KO कैसे आएगा, सबसे पहले निकालोगे कितना आपका डेट है कितना आपका इक्विटी है। सो टोटल आपके पास वैल्यूएशन कितनी है कंपनी, वैल्यू ऑफ कंपनी है आपके पास 183 कितनी है 2.50, इसमें से इक्विटी एंड डेट कितना है, डेट है आपके पास 275 लाख का एंड इक्विटी की मार्केट वैल्यू उस केस में आएगी 1832.5 माइनस 275 1557.50। अब सबसे पहले इसके वेट्स निकालोगे, वेट्स कितना है, ये आपका अमाउंट है, वेट्स कॉस्ट एंड WACC। चलो वेट्स कॉस्ट एंड WACC फटाफट निकालोगे आप, कितना वेट है 1557.5 डिवाइड बाई 1832.5 84.99, या फिर इसको 85% भी ले सकते हो, इसको 15% भी ले सकते हो। चलो इसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आएगा, आपको यहाँ निकालने को बोला है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चलो पहले वो निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE डिविडेंड अपॉन प्राइस, समझ में आता है, D/P KE D/P। सो D मतलब अर्निंग्स, हमने देखा था अर्निंग्स हमें कितना दिया, इक्विटी वालों को हमने अर्निंग्स दिया है 321.15, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स 321.125, और किस पे दिया है, हमारा वैल्यू क्या है इक्विटी का, ये रहा 1557.50, 1557.50। इसको करेंगे तो कितना आएगा 321.125 डिवाइड बाई 1557.50, 20.618, 20.62 आप रादर लिख सकते हो, 20.62 आपका आएगा KE, यहाँ लिखोगे 20.62 एंड यहाँ पे आपका आएगा 15% माइनस टैक्स। यहाँ पे डेट किस रेट पे लिया है, डेट लिया है आपने 15% पे, यहाँ पे अपन ने लाइन पढ़ी थी, डेट इशू करेंगे हम 15% पे, ये लाइन रही। सो इसको हम अब 15 माइनस टैक्स करेंगे तो आएगा 10.50, और WACC के लिए फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20.62 इंटू 0.85 17.527 एंड 10.5 इंटू 15% 1.575, ये लिखोगे आप, आपका आएगा 19.
19.11% आएगा WACC। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप निकाल चुके हो 20.62%। इन्होंने डबल बार निकाली है, एक बार यहाँ निकाल दी थी अलग तरह से, वापस इन्होंने अलग तरह से निकाली है 20.62। आप एक तरह से निकालोगे चलेगा, आप इसको सॉल्व कर लो एंड यहाँ सेम नीचे वापस कॉपी कर लो, चल जाएगा, नो इश्यूज। चलो इसको आप डाल सकते हो रादर आपके मीडियम कैटेगरी या हार्ड कैटेगरी सम में। ये डेफिनेटली हार्ड कैटेगरी का सम है। इसको 1, 2 एंड 3 डालना। एक मैंने आज सॉल्व कर लिया, 2 मुझे 15 दिन 20 दिन बाद सॉल्व करना है, तीसरा मुझे वापस 2 महीने बाद सॉल्व करना है, एंड चौथा जब मैं एग्जाम दूंगा तो मुझे फाइनल रिवीजन हार्ड वालों को तो करना ही करना है, नो चॉइस, वहाँ मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। चलो पटा ये क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं अगले पे अपने ट्रेड ऑफ थियरी पे।